टेस्ट में एक तो चैप्टर नंबर 5 होगा, एक चैप्टर नंबर 13 होगा जो हमने लेक्चर 34 तक पढ़ लिया, और सैलरी का चैप्टर का न्यूमेरिकल होगा। अच्छा जी, हाइब्रिड में बातें अब हो रही हैं, फिर अब हाईलाइट करके सीट्स चेंज करनी पड़ेंगी, मुझे यही हल नज़र आ रहा है। अच्छा जी, चैप्टर 13 पेज नंबर 288 किसका? एग्रीकल्चर का। आप तो लेट आए थे कल, लेट आए थे ना कल। हाँ तो फिर ये तो इसका तो नहीं होगा जी। सेक्शन 44 एग्जेम्पशंस अंडर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। अच्छा, आप उस वक्त मौजूद थे, चलो फिर कल मैं रिवाइज करा दूंगा किस टाइम। एग्जेम्पशंस अंडर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। दो मुल्कों के दरमियान कई दफ़ा मुल्की लेवल पर मुआहदा हो जाता है कि हमारे बंदे तुम्हारी तरफ जाएंगे, तुम टैक्स ना लेना, तुम्हारे बंदे हमारी तरफ आएंगे तो हम टैक्स नहीं लेंगे। तो दो मुल्कों में मुल्की लेवल पर कई दफ़ा मुआहदा हो जाता है कि हमारे बंदे तुम्हारी तरफ गए तो टैक्स नहीं लगेगा, तुम्हारे बंदे हमारी तरफ गए तो टैक्स नहीं लगेगा। पाकिस्तान में कमाई गई इनकम विच पाकिस्तान इज़ नॉट परमिटेड टू टैक्स। पाकिस्तान में वो कमाई गई इनकम जिस पे पाकिस्तान ने टैक्स नहीं लगाना, अंडर अ टैक्स ट्रीटी शेल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। टैक्स ट्रीटी का मतलब लिखें टैक्स एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज। टैक्स ट्रीटी का मतलब लिखें टैक्स एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज। टैक्स ट्रीटी का मतलब टैक्स एग्रीमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज। लिखें दो मुल्कों में मुल्की लेवल पे मुआहदा हो गया कि अगर कोई बंदे पाकिस्तान में आए तो उन पे टैक्स नहीं लगेगा। दो मुल्कों में मुल्की लेवल पर मुआहदा हो गया कि अगर कोई बंदे पाकिस्तान आए तो उन पे टैक्स नहीं लगेगा। ओके नेक्स्ट। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हाइब्रिड में लेट आने पर सज़ा मिलती है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि जल्दी कर लें, जल्दी बैठ जाएं। समटाइम्स ऐसा होता है कि पाकिस्तान में कोई अगर ज़लज़ला सैलाब आ जाए तो बाहर के मुल्क वाले, इधर सुने टेंटे वो, पाकिस्तान में कोई ज़लज़ला सैलाब आ जाए
तो बाहर के मुल्क वाले चंदा भी भेजते हैं, बंदा भी भेजते हैं। मतलब यह है कि मदद करने के लिए चंदा भी भेजते हैं और मदद करने के लिए बंदा भी भेजते हैं। तो उस बंदे को जो पाकिस्तान में सैलाब ज़लज़ला ज़दगान को घरों, टूटे हुए घरों के नीचे से निकाल रहा है, उसको जो उसके काम की तनख्वाह दी जा रही है वो तनख्वाह माफ़ होगी अगर 3 शर्तें पूरी हो जाएं। पहली शर्त, वो बंदा पाकिस्तान में नॉन रेजिडेंट हो, यानी वो पाकिस्तान में 183 डेज से कम रुके, या रेजिडेंट बन जाए अगर उसका काम करते करते 183 डेज से ज़्यादा हो जाए। दूसरी शर्त, अगर मदद का मुआहिदा फॉरेन कंट्री के साथ है तो फिर ऐसी सूरत में फॉरेन कंट्री का वो सिटीजन हो, उसके पास फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप हो। और तीसरी शर्त, सैलरी जो उसको दी जा रही है वो सैलरी उसी चंदे में से दी जाए जो चंदे के पैसे बाहर के मुल्क से आए हैं। सैलरी जो उसको दी जा रही है वो सैलरी उसी पैसे में से दी जाए जो चंदा बाहर के मुल्क से आया। अगर ये 3 शर्तें पूरी हो जाएंगी तो जो पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान, ज़लज़ला ज़दगान की मदद करने के लिए बंदा आया हुआ है, उस बंदे को मिलने वाले पैसे विल बी माफ फ्रॉम टैक्स। जो उसको उसके काम की तनख्वाह मिल रही है वो माफ होगी टैक्स से। पढ़ें। सैलरी रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल एक सैलरी रिसीव कर रहा है, नॉट बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, वो पाकिस्तान का सिटीजन नहीं है, shall be exempt from tax if mentioned in a aid agreement, अगर मदद के एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। और ये मदद का एग्रीमेंट किसके दरमियान हुआ है? बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड फॉरेन गवर्नमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और बाहर की गवर्नमेंट के दरमियान ये एग्रीमेंट हुआ है लेट आने के ऊपर हाइब्रिड में। एक पाकिस्तान की गवर्नमेंट है इसमें इन्वॉल्व और एक बाहर के मुल्क की गवर्नमेंट है इसमें इन्वॉल्व। या agreement between the federal government and a public international organization, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है या यूनिसेफ है या IMF है, तो इनके दरमियान मुआहिदा हो गया। द इंडिविजुअल इज नॉट अ रेजिडेंट, वो पाकिस्तान में 183 डेज से कम रुके, या सिर्फ इस वजह से पाकिस्तान में 183 डेज से ज्यादा रुक जाए कि वो उस मदद एग्रीमेंट में मदद करने आया हुआ है। एंड वेयर द एड एग्रीमेंट इज विद अ फॉरेन कंट्री, और जहां मदद का एग्रीमेंट फॉरेन कंट्री के साथ हो तो इंडिविजुअल इज अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, आप उस कंट्री के सिटीजन होने चाहिए। एंड नंबर 3, द सैलरी इज पेड फ्रॉम फंड्स गिवन टू पाकिस्तान, लिखे उसे तनख्वाह उसी चंदे में से दी जाए, उसे तनख्वाह उसी चंदे में से दी जाए। रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट होना चाहिए, या सिर्फ इस वजह से रेजिडेंट बनाए कि वो जो सैलाब ज़दगान को निकालने आया, निकालते निकालते उसको 200 दिन लग गए। ओके, सो व्हाट्स नेक्स्ट इज, दोबारा पढ़ने पहले इसको जरा। कोई भी तनख्वाह जो किसी इंडिविजुअल को मिले वो माफ है टैक्स से अगर ये मदद एग्रीमेंट हुआ है फेडरल गवर्नमेंट और फॉरेन गवर्नमेंट के दरमियान या पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान, जहां वो इंडिविजुअल या तो नॉन रेजिडेंट है या रेजिडेंट सोली इस वजह से है कि वो मदद करने आया हुआ है। एंड और अगर वो मदद का एग्रीमेंट फॉरेन गवर्नमेंट के साथ है, अगर वो मदद का एग्रीमेंट किसके साथ है? फॉरेन गवर्नमेंट के साथ है, तो वो उस कंट्री का क्या होना चाहिए? सिटीजन होना चाहिए। और अगली बात,
सैलरी जो उसको देनी है आपने उसी चंदे में से देनी है जो चंदा बाहर के मुल्क से आया। नेक्स्ट, पॉइंट 3, समटाइम्स ऐसा होता है कि आप लोगों के पाकिस्तान में और हमारे पाकिस्तान में, आप लोगों के और हमारे पाकिस्तान में कभी कभी कोई कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई इंस्टॉलेशन, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, कोई ब्रिज बनाना है, टनल बनाना है, कोई दो मुल्कों के दरमियान कोई और काम करना है, उसके लिए बाहर के मुल्क से चंदा भी आता है, बंदा भी आता है। तो जो बाहर के मुल्क से बंदा आया उसको जो उसके काम की इनकम मिली, सैलरी जरूरी नहीं, कोई भी इनकम हो सकती है, उसको जो उसके काम की इनकम मिली वो इनकम माफ है अगर 3 शर्तें पूरी हो जाएं। वो प्रोजेक्ट उस चंदे से चले जो चंदा बाहर के मुल्क से है। ये एक नया पॉइंट है जो पिछले में नहीं था। वो प्रोजेक्ट उस चंदे से चले जो चंदा बाहर के मुल्क से आया। वो बंदा जो इधर मदद करने के लिए आया है उसका स्टे पाकिस्तान में 183 डेज से कम है, या सिर्फ इस वजह से 183 डेज से ज्यादा है कि वो बंदा जो है वो मदद करने आया, ब्रिज टनल बनाने आया। और तीसरी शर्त, उसको जो तनख्वाह दी जाएगी वो उसी पैसे में से दी जाएगी जो बाहर के मुल्क से पैसा आया, कहीं और से तनख्वाह नहीं उसको दी जाएगी, उसी पैसे में से दी जाएगी जो बाहर के मुल्क से आया। पढ़ें, एनी इनकम रिसीव्ड बाय एनी पर्सन, कोई भी इनकम जो कोई भी बंदा कमा रहा है, वर्किंग एज अ कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट और एक्सपर्ट ऑन अ प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अगर यह बता दिया जाए 2 मुल्कों के दरमियान एग्रीमेंट में या 2 से ज्यादा मुल्कों के दरमियान एग्रीमेंट में, इफ इट इज प्रोवाइडेड फॉर इन अ बायलैटरल एग्रीमेंट, 2 मुल्कों के दरमियान एग्रीमेंट, या मल्टीलैटरल एग्रीमेंट, 2 से ज्यादा मुल्कों के दरमियान एग्रीमेंट, और ये एग्रीमेंट हो बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड फॉरेन गवर्नमेंट, या ये एग्रीमेंट हो बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वेयर द प्रोजेक्ट इज फाइनेंस्ड आउट ऑफ फंड्स गिवन। लिखें, ये प्रोजेक्ट भी उसी चंदे में से चले, ये प्रोजेक्ट भी उसी चंदे में से चले। वो बंदा या तो नॉन रेजिडेंट हो या सिर्फ इस वजह से रेजिडेंट हो कि वो मदद के मुआहदे के तहत पाकिस्तान में आया। चौथी रो में बातें क्यों नहीं हाइब्रिड में। और अगली बात, द इनकम इज पेड आउट ऑफ फंड्स गिवन, उसको जो आपने पैसे देने हैं वो उसी चंदे में से देने हैं जो चंदा बाहर के मुल्क से आया, उसी में से आपने उसको पैसे देने हैं। अच्छा, ऊपर वाले पॉइंट में सैलरी का लफ्ज था, ये याद रखिएगा, सैलरी, सैलरी, और इस नीचे वाले पॉइंट में इनकम का लफ्ज है, इनकम। ओके नेक्स्ट, ये अब तीसरी रो में बातें शुरू हो गई हैं
क्या बातें हो रही हैं? अच्छा, तो भाई ये 2 पॉइंट्स थे, बिल्कुल एक आसान आसान से पॉइंट्स थे। अगर बाहर के मुल्क से कोई मदद आई है पाकिस्तान में इन रिस्पेक्ट ऑफ एड एग्रीमेंट, एड एग्रीमेंट का मतलब है पाकिस्तान में कोई मसला वगैरह पड़ गया है, एड एग्रीमेंट, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर उस बंदे की जो इनकम है वो माफ़ होगी। अगर वो नॉन रेजिडेंट है और अगर वो बाहर के मुल्क से आया है तो वहाँ का सिटीज़न है और उसको जो पैसे दिए जा रहे हैं वो उसी चंदे में से दिए जा रहे हैं जो बाहर के मुल्क से आया है। और तीसरी सूरत में अगर कोई पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट है या और कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो ऐसी सूरत में उस बंदे को जो पैसे दिए जा रहे हैं वो माफ़ होंगे अगर 3 शर्तें पूरी हो जाएं। नंबर 1, वो जो प्रोजेक्ट है वो उसी चंदे में से चले और वो बंदे का नॉन रेजिडेंट होना ज़रूरी है, या रेजिडेंट सिर्फ इस वजह से हो कि पाकिस्तान में कोई मदद का काम करने आया हुआ है, और उसको जो पैसे दिए जा रहे हैं वो पैसे भी उसी चंदे में से हों जो चंदा बाहर के मुल्क से आया, उसकी तनख्वाह भी उसी में से और प्रोजेक्ट भी उसी में से रन हो। अच्छा, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, ब्रिज वगैरह बनाना are normally executed by individuals, companies, for this government normally gives loan to these persons, गवर्नमेंट इनको नॉर्मली लोन देती है। इन रेयर सर्कमस्टेंस गवर्नमेंट में एग्जेम्प्ट देयर इनकम, गवर्नमेंट अगर चाहे तो इनकी इनकम माफ कर सकती है। अंडरलाइन इन रेयर सर्कमस्टांस, नोट करें। गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स, ब्रिज बनाना, ये करना आमतौर पर इंडिविजुअल्स और कंपनीज करते हैं। इसके लिए अगर इनके पास पैसा नहीं होता तो गवर्नमेंट इनको लोन भी दे देती है, और कभी कभी अगर गवर्नमेंट का दिल चाहे तो इनकी जो इनकम कमा रहे होते हैं उस प्रोजेक्ट से वो भी
माफ कर देती है। तो पहले गवर्नमेंट इनको लोन देती है, एक फायदा। दूसरा फायदा गवर्नमेंट ये देती है कि आपकी इनकम भी हम माफ कर देते हैं, खुदा के लिए हमें अच्छा सा ब्रिज बना के दे दो। तो जो लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट भी फिर उनको इस तरीके से सपोर्ट कर सकती है। बड़ी अंग्रेजी अजीब से लिखी हुई है, जरा पढ़नी है आपने। फेडरल गवर्नमेंट में एग्जेम्प्ट इनकम, फेडरल गवर्नमेंट ऑफ एनी पर्सन ऑन अ केस टू केस बेस। पहले ये बात याद करें, फेडरल गवर्नमेंट में एग्जेम्प्ट इनकम ऑफ एनी पर्सन ऑन अ केस टू केस बेस। फेडरल गवर्नमेंट किसी बंदे की इनकम माफ कर देती है ऑन अ केस टू केस बेस। ये आसान फिक्र है, पहले इसको याद कर लें, फिर दरमियान वाली दो लाइनें तो आसानी से याद हो जानी है। फेडरल गवर्नमेंट में एग्जेम्प्ट इनकम ऑफ एनी पर्सन ऑन अ फॉर ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस फाइनेंस लोन्स एंड ग्रांट्स, चंदा मदद के तौर पे। कभी उनको लोन देती है, ब्रैकेट लगाएं, कभी ये सर्कल, कभी उनको लोन देती है, कभी उनको चंदा देती है, खुदा के लिए हमें ब्रिज बना के दे दो। और बाद में उनकी इनकम भी माफ कर सकती है अगर गवर्नमेंट चाहे। इन लोन्स का नाम बड़ा मुश्किल सा है, ऑफिशियल डेवलपमेंट, ब्रिज बन रहा है ना, ऑफिशियल डेवलपमेंट हो रही है, ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस फाइनेंस लोन्स। बोलें, ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस फाइनेंस लोन्स। ऑफिशियल, इसको जरा करो 22-23 पे, ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस फाइनेंस लोन्स। ऑफिशियल डेवलपमेंट जो हो रही है गवर्नमेंट की, ब्रिज बन रहे हैं, उसकी फाइनेंसिंग के लिए लोन दिया है असिस्टेंस के तौर पे, मदद के तौर पे। अच्छा, इसको छोड़ें जरा, सेक्शन 44A को, इसको बाद में देखते हैं, आगे आ जाएं। प्रेसिडेंट ऑनर, अलाउंस के साथ लिखें माहाना सालाना, अलाउंस के साथ लिखें माहाना या सालाना। गवर्नमेंट कभी कभी किसी को, गवर्नमेंट, ये सेकंड रो में बातें ना करें हाइब्रिड में, गवर्नमेंट कभी कभी, अलाउंस के साथ लिखें माहाना या सालाना। गवर्नमेंट कभी कभी किसी को, ये लिखने को मैं नहीं कह रहा, गवर्नमेंट कभी कभी किसी को प्रेसिडेंट के जरिए मेडल या अवार्ड दिला देती है। गवर्नमेंट कभी कभी किसी को प्रेसिडेंट के जरिए मेडल या, क्यों नहीं काम कर रहा, गवर्नमेंट कभी कभी किसी को प्रेसिडेंट के जरिए कोई अच्छा काम करने पे मेडल या, मिसाल के तौर पे किसी बच्चे का पीआरसी में क्यूएम फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गया, सुभान अल्लाह, इंट्रा फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होगी, तो गवर्नमेंट कभी कभी किसी को प्रेसिडेंट के जरिए इनाम दिलवा देती है। अब ये जो आपको ऑनर मिला है, अवार्ड मिला है, मेडल मिला है, हाइब्रिड में चौथी रो में, ये जो आपको ऑनर अवार्ड या मेडल मिला है, इधर उधर मत मत मुतवज्जो हुआ करें, ऑनर अवार्ड या मेडल मिला है, ये जो ऑनर अवार्ड मेडल आपको मिला है, इसके साथ एक अलाउंस अटैच्ड है। अलाउंस का मतलब है आपको हर महीने हर साल आपके घर कुछ पैसे पहुंच जाया करेंगे। An allowance attached to any honor award or medal given to a person by the President of Pakistan shall be exempt from। तो आप ये जो आपके घर हर महीने या आपके घर हर साल पैसे आएंगे, इन पे टैक्स लगेगा या ये माफ हो जाएंगे? माफ हो जाएंगे। इसी तरह एनी मॉनेटरी अवार्ड, मॉनेटरी अवार्ड का मतलब लिखें लंप सम, लंप सम, इकट्ठे पैसे मिले आपको, लंप सम, लंप सम, इकट्ठे पैसे मिले आपको। प्रेसिडेंट साहब ने कहा हर महीने हम आपके घर पैसे भेजें, छोड़ो पर ये पकड़ो 5 लाख रुपया, ये भी माफ होगा, क्योंकि किससे इनाम मिला है? ये प्रेसिडेंट से। क्या नाम है आजकल? हारिस भाई। प्रेसिडेंट का
अच्छा, एक रेजिडेंट पर्सन है, इसने लोन रेज किया आउटसाइड पाकिस्तान, आम लोगों से। किससे लोन रेज किया? आम लोगों से, जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक से लोन, जनरल पब्लिक से लोन लिया या बैंक से लोन लिया? तो पाकिस्तान की कोई बंदा है रेजिडेंट, उस रेजिडेंट बंदे ने लोन रेज किया बाहर के मुल्क से, आउटसाइड पाकिस्तान, जनरल पब्लिक से। अगर 4 शर्तें पूरी हो जाएं, बोले कितनी शर्तें पूरी हो जाएं? 4। कितनी शर्तें पूरी हो जाएं? 1 2 3 4। कितनी शर्तें पूरी हो जाएं? 4। अगर 4 शर्तें पूरी हो जाएं तो बाहर वालों की इंटरेस्ट इनकम माफ हो जाएगी। अगर 4 शर्तें पूरी हो जाएं तो बाहर वालों की, अगर 4 शर्तें पूरी हो जाए तो बाहर वालों की इंटरेस्ट इनकम बोलें क्या हो जाएगी? माफ हो जाएगी। वो 4 शर्तें क्या हैं? पहली तो बात यह है कि पाकिस्तान वाला बंदा और बाहर वाला बंदा आपस में जानने वाले ना हो, एसोसिएट ना हो। पहली शर्त क्या है? पाकिस्तान वाला बंदा और बाहर वाला बंदा आपस में। दूसरी शर्त यह है कि ये लोन आपने पाकिस्तान से बाहर रेज करना है लेकिन लाना पाकिस्तान है। दूसरी शर्त यह है कि लोन आपने पाकिस्तान से बाहर रेज करना है और रेज अवामुन नास से करना है, बाहर के बैंक से नहीं लेना। अवामुन नास से लोन लेना है और लाना पाकिस्तान में है। और तीसरी शर्त यह है कि आपने इंटरेस्ट बाहर के मुल्क देना है। और तीसरी शर्त यह है कि आपने इंटरेस्ट बाहर के मुल्क देने, तीसरी शर्त यह है। और चौथी शर्त यह है कि आपने इस सारे अरेंजमेंट को फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से क्या कराना है? अप्रूव कराना है। कोई माई का लाल ये 4 शर्तें इकट्ठी बता सकता है तो हाथ खड़ा कर दे। कोई अच्छा बच्चा ये 4 शर्त जी बताएं। लोन बाहर से रेज करें, इंटरेस्ट बाहर पे करें, पाकिस्तान में लोन लेके आना है, ये दूसरी में ही शामिल था। बोर्ड से अप्रूव कराना है और एसोसिएट ना हो। हाथ खड़ा कर देना था, हाथ खड़ा कर देना था। चौथा पॉइंट गलती निकालना पड़ी, थाना है, हाथ खड़ा करना मुश्किल है। हमारे अपना याद करें, सही बात बताओ, पक्की बात। ओके, तो अगर एक रेजिडेंट बंदा लोन रेज करे आउटसाइड पाकिस्तान तो इन लोगों की इंटरेस्ट इनकम माफ है, क्योंकि इंटरेस्ट हमारे लिए तो वो इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा ना, इन लोगों के लिए वो क्या होगा? इंटरेस्ट इनकम। तो इन लोगों की इंटरेस्ट इनकम माफ है अगर कितनी शर्तें पूरी हों? 4 शर्तें पूरी हों। अच्छा, जब लोन रेज किया जाता है ना तो लोन रेज करके ना सिक्योरिटी इशू की जाती है। सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं वो जो सिक्योरिटी आप समझते हैं कि कोई सिक्योरिटी दो। सिक्योरिटी का मतलब है कि डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं, डिबेंचर्स। यानी बाहर के बंदों को ना यकीन नहीं होता, जर्मन नेशनल्स को, कि पाकिस्तान का बंदा हमारे से लोन लेके जा रहा, ये पैसे वापस करेगा या नहीं करेगा। तो वो कहते हैं यार ऐसा करो, बदले में हमें एक सफ़ा बना के दो। इस सफ़े का नाम होता है सिक्योरिटी। इस सफ़े का नाम होता है। तो पाकिस्तान वाले बंदे उनको डिबेंचर इशू करते हैं, या शेयर सर्टिफिकेट्स तो नहीं नाम इनका होगा क्योंकि लोन है, तो शेयर इशू नहीं करते, डिबेंचर इशू करते हैं। जैसे एम्प्लॉय शेयर स्कीम में नहीं, जब शेयर होल्डर से पैसे आते थे तो फिर हम उसको शेयर इशू करते थे ताकि उसे तसल्ली हो जाए कि वो कंपनी का मालिक है। तो इसी तरह जब उससे पैसे आएंगे लोन तो हम उसे डिबेंचर इशू करेंगे। तो सिक्योरिटी का मतलब लिख लें डिबेंचर इशू। एक सबूत के तौर पे सफ़ा इशू करेंगे, उस सफ़े का नाम होगा डिबेंचर। अल्लाह आपके साथ वाले का भला करे। तो हम डिबेंचर इशू करेंगे, डिबेंचर। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, फिर कहीं चमन में होता है
दीदावर पैदा, साथ वाला दीदावर है। अच्छा देखें जरा इसको, साथ वाले को आज मुस्कुरा के देखें। अच्छा पढ़ें जी। जब इंटरेस्ट पाकिस्तान से बाहर भेजेंगे, वो तो डिविडेंड था ना, वो तो डिविडेंड था, ये इंटरेस्ट है उधर। वहाँ बस पाकिस्तान से जब आप बाहर इंटरेस्ट भेजेंगे तो ये माफ़ होगा, उधर माफ़ तो नहीं था। हाँ टैक्स नहीं कटेगा इसमें। एनी इंटरेस्ट रिसीव्ड बाया नॉन रेजिडेंट पर्सन ऑन अ डिबेंचर इशूड बाया शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। प्रॉफिट ऑन डेट का मतलब लिखें इंटरेस्ट इनकम, सेक्शन की हेडिंग में आए। प्रॉफिट ऑन डेट का मतलब लिखें इंटरेस्ट इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट। लिख लें, कुछ नहीं होता, आप भी लिख लें। प्रॉफिट ऑन डेट का मतलब लिखें इंटरेस्ट इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट। इंटरेस्ट इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट। दोनों आपस में क्या हो, जानने वाले हों या अनजान हों। सिक्योरिटी वॉज वाइडली इशूड, वाइडली इशूड का मतलब लिखें आम लोगों से लोन लेना है, बैंक से लोन नहीं लेना बाहर के मुल्क से। वाइडली इशूड का मतलब लिखें आम लोगों से लोन लेना है, बाहर के मुल्क में बैंक से लोन नहीं लेना। वाइडली इशूड आम लोगों से लोन लेना है। जिसने कल छुट्टी की थी हाथ खड़ा करें। और भाई हाइब्रिड में ज़रा खामोश रहें, वरना फिर आइडेंटिफाई करके क्लास से ही निकालना पड़ेगा। मुझे तो यही हाल नजर आ रहा है। अच्छा, सिक्योरिटी वॉज वाइडली इशूड बाय रेजिडेंट पर्सन आउटसाइड पाकिस्तान। सिक्योरिटी वाइडली इशू की है आउटसाइड पाकिस्तान फॉर रेजिंग अ लोन आउटसाइड पाकिस्तान। और लोन भी कहां इकट्ठा किया है? द लोन इज यूज्ड इन बिजनेस इन पाकिस्तान। लें बाहर के मुल्क में, लेकिन इकट्ठ यूज कहां करें? पाकिस्तान में। तीसरी शर्त, इंटरेस्ट कहां दिया आपने? आउटसाइड पाकिस्तान। और सिक्योरिटी अप्रूव कौन करे? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप जो अक्सर आपको स्कूलों कॉलेजों में मिलता है वो माफ होता है अनलेस के प्रिंसिपल कॉलेज का आपका छाछू निकले या आपका मामू निकले, वो फिर गेम है, फिर वो स्कॉलरशिप नहीं है, फिर वो शिप है। एनी स्कॉलरशिप granted to a person to meet the cost of education shall be exempt if the scholarship, बोलें साथ वाले को, if the scholarship is paid directly or indirectly by छाछू, जानने वाला दे दे अगर आपको, then it will फिर ये एग्जाम नहीं होगा जी। असलम ने बानो को कहा, बानो जाओ आज के बाद तुम्हें तलाक। ओ हो। सपोर्ट पेमेंट अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। अगर तुम ठोकर न्याज बेग नजर आओगी तो मैं जो है वो इछरे चला जाऊंगा। अगर तुम साहिवाल हुई तो मैं गुजरांवाला चला जाऊंगा। अगर तुम जर्मनी हुई तो मैं इंग्लैंड में नजर आऊंगा। वी विल लिव अपार्ट। आज के बाद सुन लो बानो। एनी इनकम रिसीव्ड बाय बीवी, या हो सकता है बीवी शोहर को छोड़ दे, रिसीव्ड बाय शोहर,
एनी इनकम, स्पाउस तो दोनों मानों में इस्तेमाल होता है ना। बीवी ने शोर को आगे कहा नहीं, फोन नहीं, और ये पकड़ो 4 लाख रुपया, और 4 लाख रुपया पकड़ के जाओ मेरी जान छोड़ो। आप बताएं। ठीक है, एनी इनकम रिसीव्ड बाय स्पाउस एज अ सपोर्ट पेमेंट अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट शेल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ये हाइब्रिड में भी थर्ड लास्ट रो में बातें होंगी। चलें, गुड हो गया ये तो। अच्छा, तो शोहर बीवी को कोई भी पैसे दे मदद के तौर पे तो ये बीवी की इनकम माफ़ होगी, क्योंकि पहले ही उसको गम में छोड़ने का पता नहीं है या नहीं। अच्छा हाँ, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। अच्छा मोहतरम, फेडरल मैं मोहतरम कहता हूँ, कुछ लोग देखते क्यों नहीं है, प्लीज़ सारे देखा करें जब मैं मोहतरम कहूँ। फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट की इनकम माफ है। फेडरल गवर्नमेंट ने कोई टैक्स जमा नहीं करवाना। फेडरल गवर्नमेंट ने किसी को कोई टैक्स जमा नहीं करवाना। फेडरल गवर्नमेंट की सारी इनकम माफ है। द इनकम ऑफ फेडरल shall be exempt from, similarly बोलें, the income of provincial government or a local government in Pakistan shall be exempt from tax। ना फेडरल गवर्नमेंट ने किसी को टैक्स जमा कराना है, ना सूबे की गवर्नमेंट ने किसी को टैक्स जमा कराना है, ना ये लोकल गवर्नमेंट जो नाजिमों की हुकूमतें हैं ना इन्होंने किसी को टैक्स जमा कराना है। तो हुकूमतों का टैक्स क्या है? माफ। नेक्स्ट, हाउएवर इनकम फ्रॉम बिजनेस, अगर एक सूबे वाला कमाए या लोकल गवर्नमेंट कमाए फ्रॉम अ बिजनेस आउटसाइड इट्स जुरिस्डिक्शनल एरिया, अपने एरिया से बाहर जाके अगर आपको इनकम कमाए तो दैट विल बी चार्जेबल टू। अगर अपने एरिया से बाहर जाके कोई इनकम कमाए, मिसाल के तौर पे आप लाहौर के हैं और आपकी पंजाब गवर्नमेंट है और पंजाब गवर्नमेंट जाके सिंध में बिजनेस कर रही है, फिर इसको क्या देना पड़ेगा? क्योंकि ये अपने इलाके से बाहर जा रही हैं, इसको कहते हैं लिमिट्स क्रॉस कर रही है। पॉइंट नंबर 3, any person making payment to federal government, making payment to provincial government, making payment to local government, any person making payment to federal government, making payment to provincial government or making payment to local government shall not deduct tax। गवर्नमेंट पे कोई बंदा टैक्स नहीं काटेगा। लिखें, गवर्नमेंट को पैसे देते हुए कोई टैक्स नहीं काटेगा। आप गवर्नमेंट को पैसे देते हुए कभी टैक्स काटेंगे? गवर्नमेंट का क्या टैक्स काटना है? गवर्नमेंट पे तो टैक्स नहीं लगता। गवर्नमेंट को कोई भी पैसे आप दे दो, गवर्नमेंट को ऐसे ही जाके कोई फाइन जमा कराओ, गवर्नमेंट को कोई ये फाइन आपकी इनकम है इसमें मैं टैक्स काटूंगा, ये पागल ही है। वो टैक्स काट के किसे दोगे? वो भी आपको ही दूंगा। और चपेड़। तो गवर्नमेंट की किसी इनकम पे किसी ने टैक्स नहीं काटना कभी। लिखें, गवर्नमेंट को कोई पैसे देते हुए नहीं काटेगा, सॉरी, गवर्नमेंट को कोई पैसे देते हुए टैक्स नहीं काटेगा, टैक्स नहीं काटेगा। गवर्नमेंट को कोई पैसे देते हुए टैक्स नहीं काटेगा। गवर्नमेंट को कोई पैसे देते हुए भी टैक्स नहीं काटेगा। Catch it, give it to me back। कैच करा रहा है, मेरा ख्याल तो मुझे पकड़ाएगा। क्या करें इसके साथ? अच्छा, पॉइंट नंबर 4, अच्छा भाई, गवर्नमेंट
अगर चुप 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 रशीद, की हो गया? गवर्नमेंट अगर कंपनी बनाए, गवर्नमेंट क्या बनाए, और गवर्नमेंट कंपनी बनाकर कारोबार करे तो गवर्नमेंट की इनकम पर टैक्स लगेगा। हाँ माना ये टैक्स गवर्नमेंट के अपने पास ही जाएगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस गवर्नमेंट अगर कोई कंपनी बनाए तो उस कंपनी ने टैक्स देना है। अच्छा एक तो है ना गवर्नमेंट खुद कारोबार करे कंपनी बनाए बगैर, यानी गवर्नमेंट ने कोई कारोबार कर रही है, गवर्नमेंट ने कोई दुकान खोल ली, गवर्नमेंट ने कोई बड़ा प्रोजेक्ट ले लिया, गवर्नमेंट ने कोई चीज़ें इंपोर्ट करके बेची, वो तो ठीक है। लेकिन अगर गवर्नमेंट कोई कंपनी बनाए और उस कंपनी का नाम रखे XYZ, और फिर वो कंपनी अगर कारोबार करे आगे, तो फिर उस कंपनी ने क्या जमा करवाने, टैक्स जमा करवाने। तो गवर्नमेंट अगर खुद कारोबार करे इसने टैक्स जमा नहीं कराना, लेकिन अगर गवर्नमेंट कंपनी बना के कारोबार करे तो उस कंपनी ने टैक्स जमा करवाना है। एग्जेम्पशन शेल नॉट बी अवेलेबल इन केस ऑफ corporation, company established by or under a provincial law or federal law. ये exemption shall not be available in case of corporation, company set up, owned and controlled by federal or provincial government. तो फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर कोई कंपनी बनाए और कंपनी बनाकर कारोबार करे तो इस कंपनी ने टैक्स जमा नहीं करवाने। ये वाला रूल लगेगा इग्नोरिंग द फैक्ट दैट अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ इनकम रिजाइड्स विद फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। इसका मतलब लिखें, ये रूल लगेगा और ये बात इग्नोर कर दें, ये रूल लगेगा, नजर आ रहा है कौन कौन नहीं लिख रहा, ये रूल लगेगा और ये बात इग्नोर कर दें कि टैक्स असल में तो कंपनी के पास ही चला जाना है, कि टैक्स असल में तो गवर्नमेंट के पास ही चला जाना है। ये रूल लगेगा और ये बात इग्नोर कर दें कि टैक्स असल में तो गवर्नमेंट के पास ही चला जाना है। जी गवर्नमेंट की कंपनी का प्रॉफिट गवर्नमेंट के पास जाएगा, और अगर इन द एंड उस गवर्नमेंट की कंपनी ने टैक्स दिया जो कि उसे देना पड़ेगा, तो टैक्स देने की वजह से जो टैक्स जाएगा वो भी अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास ही जाएगा। अब कहते हैं लोग कहा करते थे कि ये टैक्स गवर्नमेंट अपने आप को ही दे रही है तो इसका फ़ायदा क्या है, कहते हैं नहीं मेरी नज़र में फिर भी ये लॉ लगेगा। हाँ जी अच्छा भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है आगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सारे अटेंटिव हो जाएं, पेपर में काफ़ी ज़्यादा टेस्ट होता है। जॉन पैदा हुआ जर्मनी में, कहाँ? जॉन पैदा हुआ जर्मनी में। अम्मी ने कहा, अम्मी का नाम था लारा, अम्मी ने कहा बेटा जॉन जब तुम बड़े होगे तो मेरी ये ख्वाहिश है तुम जर्मनी छोड़कर जाओगे और पाकिस्तान में गुजरांवाला जाके नौकरी करोगे। बेटा मरने से पहले तुमने मेरा ये ख्वाब पूरा करना है, वरना मैं तुम्हारे साथ वो करूँगी जो मोहल्ले वाले देखेंगे। खुदा के लिए बेटा तुमने मेरा ये ख्वाब मरने से पहले पूरा करना है। इधर को बैठा होता था जिसका पिछली दफ़ा आया ना सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट टैक्स का, थोड़ा सा इधर करके पीछे देखो,
थोड़ा सा ये यहाँ करके बच्चा बैठे, चुप करके बैठा होता था, सवाल भी नहीं पूछता था। यहाँ थोड़ा सा साइड पे हो ना, इधर करके बैठा होता था। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि इसकी अम्मी ने, कल से सारे उधर बैठे होंगे, सारी सीटें खाली, इसकी अम्मी ने, मेरे जूते पे जूता मार दिया तूने, अब क्या कर रहा है, अब कुछ भी नहीं हो सकता, नथिंग कैन बी डन। इसकी अम्मी की ख्वाहिश थी, बेटा अगर तूने नौकरी करनी है तो पाकिस्तान में जाके तूने गुजरांवाला में नौकरी करनी है, और ये मेरी तूने मन्नत मरने से पहले पूरी करनी है। तो अब ये पाकिस्तान में सैलरी कमा रहा है आके, बेचारा जॉन पाकिस्तान में आ गया सैलरी कमाने के लिए, बड़ा हुआ, पैदा होते ही दुनिया आ गया कि अभी चलना शुरू किया तो चलो पाकिस्तान चलें। तो ये बड़ा हुआ पाकिस्तान आ गया। बैक एंड पे ये जर्मनी में भी अपना एक कारोबार छोड़ के आया। जर्मनी माशाल्लाह इसने दोस्तों के साथ मिलकर कोई मोबाइल शोबाइल खरीद के बेचने का कारोबार शुरू किया हुआ था, सिक्योरिटी कैमरास खरीद के बेचने का कारोबार शुरू किया हुआ था। जर्मनी में भी इसके बारे काफ़ी कारोबार चल रहे थे। जर्मनी में एक कारोबार अपना चल के छोड़ गया है, फॉरेन कंट्री में भी कोई इनकम कमा रहा है, तो पाकिस्तान में भी इनकम कमा रहा है, वो सैलरी आके कमा रहा है, लेकिन अब रह पाकिस्तान में रहा है, क्योंकि जहां नौकरी करते रहना तो वहां पड़ेगा, लेकिन साथ साथ नौकरी इनकम कमा रहा है फॉरेन कंट्री में। अच्छा मुझे बताएं, अगर ये पाकिस्तान में नौकरी करने आ गया है तो मजबूरन इसको 183 डेज रुकना पड़ेगा, क्योंकि नौकरी जहां करते हैं आपको पता है वो लोग छोड़ते नहीं है, वो जान ले लेते हैं, वो साल में कोई 20-22 छुट्टियां देते हैं, ज्यादा छुट्टियां नहीं देते। तो ये बंदा जब नौकरी करने पाकिस्तान आया हुआ है तो ही विल बी कंसिडर्ड एज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल। व्हाई? बिकॉज 183 डेज पाकिस्तान में है। जो बंदा पाकिस्तान में 183 डेज रुकेगा, हमने कहा था उसकी पाकिस्तान की इनकम पे भी टैक्स लगेगा और उसकी बाहर की इनकम पे भी टैक्स लगेगा। जो बंदा बोलो पाकिस्तान में नहीं, जो बंदा रेजिडेंट है, जो बंदा, उसकी पाकिस्तान की इनकम पे भी टैक्स लगेगा और उसकी फॉरेन इनकम पे भी टैक्स लगेगा, दोनों इनकम्स पे टैक्स लगेगा। क्लियर? लेकिन इस बंदे को एक रिलैक्सेशन अवेलेबल है। अगर ये जॉन या जॉनी जॉन अगर ये जॉन 3 शर्तें पूरी कर दे, अगर ये जॉन कितनी शर्तें पूरी कर दे? नंबर 1, सबसे पहले ये शर्त ये पूरी करे कि ये पाकिस्तान में नौकरी करने आया हुआ है। दूसरी शर्त वो ये पूरी करें कि उसका स्टे पाकिस्तान में 3 साल से कम होना चाहिए, ज्यादा अरसा नौकरी करने ना आए। तीसरी शर्त, जो बाहर के मुल्क से वो पैसा कमा रहा है, जो भी बाहर के मुल्क से वो पैसा कमा रहा है, उसे पाकिस्तान ना लाए। डन? जो बाहर के मुल्क से पैसा कमा रहा है उसे पाकिस्तान ना लाए। अगर ये 3 शर्तें पूरी कर देगा तो जॉन जो फॉरेन कंट्री में कमा रहा है, पाकिस्तान वाला माफ नहीं करना, जो वो माफ कर दें। अगर कोई बंदा पाकिस्तान में नौकरी करने आ जाए और 3 शराइत पूरी कर दे तो उसकी बाहर की इनकम माफ है, पाकिस्तान की इनकम माफ नहीं है। पहली शर्त वो बंदा, पहली शर्त कौन? वो बंदा नौकरी करने पाकिस्तान आया हुआ है। दूसरी शर्त, उसका स्टे पाकिस्तान में 3 साल से कम है। और तीसरी शर्त, वो जो फॉरेन इनकम कमा रहा है वो पाकिस्तान में ना लाए। डन? चले NOTE कर लें। काश के तेरे हार्ट में उतर जाए मेरी टॉक, अब पछताए क्या होवत जब चिड़ियां चुग गई खेत। ये रात को सोने से पहले आपने बोला था पछताए क्या होवत जब चिड़ियां चुग गई खेत। क्यों? जो टाइम ज़ाया किया था कल के दिन, उसके लिए बोलना चाहिए था आपको। रात को सोने से पहले रोजाना आप लोगों ने ये बोला करना है, देयर इज नो नीड टू क्राई ओवर गिरा हुआ दूध, देयर इज नो नीड टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। बिल्कुल गलत मुहावरा है, बिल्कुल यूज नहीं करना आपने ये रात को सोते हुए, गलत बात है ये। द रीजन इज कि अगर आप रोजाना ये कह के सो जाएंगे आप पछताए क्या होगा जब चिड़ियां चुग गई खेत, तो फिर रोजाना नहीं पढ़ सकेंगे।
हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, फिर कहीं होता है चमन में दीदावर पैदा। ये सोच के सोना है कि अब मैं दीदावर हूँ। जी, कौन कुछ बोल रहा था, पूछ रहा था, कौन कुछ चुप कर गया? पूछ लें उनसे, गवर्नमेंट से। मेरे पास इन सवालों का जवाब तो नहीं है ना। अल्लाह अकबर। रख दें आज साथ लेके सर पे हाथ शफकत का, देखी जाएगी। ये मौका गनीमत जाने, छोड़ दें उसकी जान खुदा के लिए बस कर दें। अच्छा जी, कतरा कतरा करके समंदर बनते हैं, कतरा कतरा करके। तो इसलिए आप हजरात ने हर लम्हा गुजरने वाला जो है उसको पढ़ने में यूटिलाइज करना है, पढ़ाई करनी है आप लोगों ने। खड़े हो जाओ, मुस्कुरा क्यों रहे हो, खड़े हो जाओ। कल आखिरी क्लास कितने बजे खत्म हुई है? 12:45 पे आखिरी क्लास खत्म हुई है। इसके बाद क्या किया आपने? हॉस्टल गया, सो गया। कितने बजे उठे? 3:30 बजे उठे। नमाज और खाना खा के फिर सो गए, फिर 3:30 बजे। 12:45 से 3:30 आपने पढ़ाई नहीं की, ठीक है। फिर उसके बाद 3:30 से लेके 6 बजे तक पढ़ा। फिर उसके बाद 6 बजे से लेके 10 बजे तक फिर पढ़ा। फिर मोबाइल। फिर 10 बजे सो गए। फिर कितने बजे उठे? कितने बजे? नमाज के लिए तो 5:30 बजे उठे होगे। फिर 5 बजे उठे। ढाई बजे से लेके 3:30 बजे तक ये 1 घंटा दोपहर को सोया, और रात को जो है वो ये बंदा 7 घंटे सोया। ओ मड़ा, तू 8 घंटे सो रहे, क्या कर रहे? खुदा का खौफ कर, 6 घंटे सोने के लिए काफी हैं। क्या 8 घंटे नहीं, 6 घंटे। इसको लाओ 6 घंटे पे, आहिस्ता आहिस्ता। 6 घंटे वाले हाथ खड़ा करें। नहीं, 5:30 तो नहीं मुनासिब। पढ़ें जी, सेक्शन 50, फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल्स। बताएंगे किसी टाइम। फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल्स। इनको शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल्स क्यों कह रहे हैं? शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल्स 3 साल के लिए आए हुए, रेजिडेंट तो हैं लेकिन 2-3 साल के लिए आए हुए हैं बस। द फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। एक इंडिविजुअल की फॉरेन सोर्स इनकम माफ हो जाएगी, इस पे टैक्स नहीं जमा कराना, अगर ही इज रेजिडेंट सोली बिकॉज ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। वो पाकिस्तान क्या करने आया हुआ है? इनकम फ्रॉम सैलरी लिख लें, इनकम फ्रॉम सैलरी कमाने आया हुआ है। जॉन बेटा जाओ गुजरांवाला। तो पाकिस्तान में क्या कमाने आया हुआ है? इनकम फ्रॉम सैलरी।
ही इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर अ पीरियड और पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 साल से ज्यादा के लिए नहीं आया हुआ भाई। ग्रीन शर्ट 3 साल से ज्यादा के लिए नहीं आया हुआ, या 3 साल के लिए आया हुआ है या उससे कम के लिए आया हुआ है। However, और बोलें however, under the following circumstances, foreign source income of individual will be chargeable to tax. Any foreign income brought into or अगर आप फॉरेन इनकम पाकिस्तान ले आए तो इस पे टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप फॉरेन इनकम पाकिस्तान ले आए तो टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, एक ना पॉइंट इसमें है दरमियान में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इस पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा, लेकिन चलें आपको बता देता हूँ सिर्फ बताने की हद तक। एक नॉन रेजिडेंट है जो पाकिस्तान में नौकरी करने आया हुआ है 3 साल से कम के लिए। अब तो रेजिडेंट बन गया ना, अब तो रेजिडेंट बन गया, पाकिस्तान में नौकरी कर रहा है। तो बाहर का बंदा पाकिस्तान में नौकरी करने आया हुआ है पाकिस्तान में 3 साल से कम के लिए। तो ये जो बंदा है ना, इसको पाकिस्तान में आके पता चला कि सरगोदा के माल्टे हो इसने जब खाए तो इसने कहा खीर होगी यार, कसम से यार ये माल्टे तो सीरियसली। तो इसने ये वाले माल्टे ख़रीद कर जर्मनी में अपनी दुकान पे रखवा दिए। अब ये जो माल्टे बेच रहा है ये जर्मनी से ख़रीद के जर्मनी में नहीं बेच रहा, ये पाकिस्तान से भेज के जर्मनी में बेच रहा है। इन पे इसे टैक्स देना पड़ेगा, हालांकि ये फॉरेन इनकम है, जर्मनी में बेच रहा है, फिर भी इसे टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि ये पाकिस्तान में आने की वजह से ये कमा रहा है, वरना ना कमाता। तो ये इनकम इसकी पकड़ी जाएगी, इस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम अ बिजनेस ऑफ अ पर्सन एस्टेब्लिश्ड आउटसाइड पाकिस्तान, बिजनेस बाहर है बट ड्यू टू प्रेजेंस इन पाकिस्तान, उर्दू में लिखें पाकिस्तान के माल्टे जर्मनी भेजकर वहां पर इनकम कमा रहा है। पाकिस्तान के माल्टे, बोलें पाकिस्तान के माल्टे जर्मनी भेजकर वहां इनकम कमा रहा है। Any income derived from a business of a person established outside Pakistan due to presence in Pakistan. Section 51. बोलें रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट्स, बोलें रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट्स, बोलें रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट्स। कोई ऐसा बंदा सोचें जो कई सालों से 3-4 सालों से पाकिस्तान से बाहर गया हो, 4-5-6 सालों से, और फिर अब वो पाकिस्तान आ गया हो। नवाज शरीफ रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट। और जी अच्छा, एक और साहब भी पाकिस्तान से बाहर गए हैं काफ़ी अरसे के,
अल्ताफ हुसैन भाई, तो अगर वो पाकिस्तान वापस आ जाएं तो उन्हें हम क्या कहेंगे? मरहबा मरहबा, रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट। रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट कौन होता है? जो छोड़ के जा चुका हो पाकिस्तान और 4-5-6 साल बाद पाकिस्तान वापस आए। वैसे हमारे लॉ की नज़र में जो मुसलसल 4 साल बाहर रह के वापस आया ना, ही विल बी कॉल्ड एज रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट। जो बंदा मुसलसल 4 साल से नॉन रेजिडेंट है, अब आ गया पाकिस्तान में, तो ही विल बी कॉल्ड एज। वो लोग हाथ खड़ा करें जिनके कोई चचा, ताया, फूफा, खाला, कोई भी रिश्तेदार बाहर के मुल्क में कई सालों से है, जरा हाथ खड़ा करें। अब अगर वो पाकिस्तान आ जाएं, सोचें उनके बारे में। अगर वो पाकिस्तान आ जाएं तो उन्हें आप क्या कहेंगे? अरे उनका नाम नहीं लेना, अस्सलाम वालेकुम, मरहबा, रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट, रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट, और जपे डालनी है। आप हमारे लिए क्या हैं? लेकिन शर्त यह है कि उनका 4 साल से वो नॉन रेजिडेंट हो। ग्रीन शर्ट, 4 साल से वो क्या हो? नॉन रेजिडेंट हो, ये शर्त है। अच्छा जी, एक साहब हैं, येलो लाइन शो कर रही है उनका अमेरिका का स्टे, और ग्रीन लाइन शो कर रही है उनका पाकिस्तान का स्टे। अब ये साहब सिटीजन है पाकिस्तान के, कई सालों से बाहर थे। 2010 में बाहर थे, 2011 में भी बाहर थे, 2012 में भी बाहर थे, 2013 में भी अमेरिका में थे, 14 में भी थोड़ा सा अरसा देखें अमेरिका में थे। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान बन गए हैं, वापस आ गए हैं, रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट। अब रेजिडेंट है, रेजिडेंट है, रेजिडेंट है। अच्छा, इन्होंने इनकम दोनों मुल्कों में कमाई है, पाकिस्तान में भी बाहर भी, चाहे ये नॉन रेजिडेंट थे चाहे ये रेजिडेंट थे, इनकम इन्होंने दोनों मुल्कों में कमाई है। चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था कि नॉन रेजिडेंट से हम ये नहीं पूछेंगे कि इसकी फॉरेन इनकम कितनी है। शायद आपको याद है किसी को कि नॉन रेजिडेंट से हम ये नहीं पूछेंगे इसके उसकी, लेकिन रेजिडेंट बंदे की दोनों इनकम्स, दोनों इनकम्स, दोनों इनकम्स, दोनों इनकम्स। तो नॉन रेजिडेंट की कौन सी इनकम के बारे में पूछा जाता है? सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम। और रेजिडेंट की कौन सी इनकम्स के बारे में पूछा जाता है? आउट स्टेशन वाले जो घर जाते हैं काफी अरसे बाद, तो उनको 1-2 टाइम प्रोटोकॉल वाला खाना मिलता है, जबरदस्त किस्म का, चटनी सलाद भी साथ, और मटन, लैम्ब और ये सब कुछ। लेकिन उसके बाद उनको भी नॉर्मल खाना मिलता है। फिर अगले दिन वो कहते हैं वो मज़े कहाँ, स्वीडिश नहीं है आज, और आज सलाद नहीं है, और चल पेड़, बस एक ही दफ़ा होता है। इसी तरह से जो बंदे पाकिस्तान छोड़ के चले गए थे और पाकिस्तान आ जाएं, उनको 2 साल प्रोटोकॉल दें, 2 साल सिर्फ। जिस साल रेजिडेंट बने उस साल, और उससे अगला 1 साल इनकी फॉरेन इनकम माफ कर दें, इनकी फॉरेन इनकम माफ कर दें। पाकिस्तान सोर्स इनकम कभी भी नहीं माफ करनी, इनकी फॉरेन इनकम माफ कर दें। जिस साल रेजिडेंट बने उस साल, और उससे अगला 1 साल। आप बता दें इसकी इनकम कितनी होगी? चलें जी, नोट करें। सेक्शन 51, जो बंदा 4 साल से क्या है? 4 साल से क्या है? नॉन रेजिडेंट। तो जिस साल आके रेजिडेंट बना उस साल, और उससे अगला 1 साल, इसकी फॉरेन इनकम क्या हो जाएगी? माफ हो जाएगी। ग्रीन शर्ट, जल्दी नोट करो। जो बंदा मुसलसल 4 साल से नॉन रेजिडेंट है, वो जिस साल आके रेजिडेंट बना उस साल, और उससे अगला 1 साल, उसकी फॉरेन इनकम क्या हो जाएगी? माफ हो जाएगी। अच्छा, ये जो नॉन रेजिडेंट की फॉरेन इनकम माफ है ना, ये तो लिख लें, हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था, चैप्टर 4 में। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है
ये हमने सेक्शन 51 में पढ़ा है आज, सेक्शन 51 में। पढ़ें जी। Any foreign source income derived by a citizen of Pakistan in a tax year, ये ना हाईलाइट करें जरा। Any foreign income shall be exempt, any foreign income shall be exempt in the year in which he became resident and in the following tax year। किस किस साल एग्जेम्प्ट होगी? 2014 में और 2000, सिर्फ 2 साल। इन द ईयर इन विच ही बिकेम द रेजिडेंट एंड इन द फॉलोइंग टैक्स ईयर। अब ये बंदा कौन है? मैंने आपको बेनिफिट हाईलाइट करा दिया येलो से, अगर आप हाईलाइट कर लें येलो से, मैंने आपको बेनिफिट हाईलाइट करा दिया है। अब ये बंदा कौन है वो मैं आपको बताता हूं। एनी फॉरेन इनकम shall be exempt in the year in which he became resident and in the following tax year। अच्छा, ये ना it is derived by a citizen of Pakistan in a tax year। he was not, who की जगह अगर he अपने समझने के लिए करें तो ज़्यादा ज़रा आसान महसूस होगा। He was not a, अपने समझने के लिए बस पेपर में तो हु लिखना है। He was not a, बोले 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 बोले, he was not a resident in any of the, any से मेरा all है, in all of the 4 years। 4 years कौन से हैं? 10, 11, 12, 13। Preceding the year, उस साल से पीछे, in which he became resident। क्या आप मुझे बता सकते हैं what is the year in which he became resident? 14। तो इससे पिछले साल कौन कौन से बने? 4, 10, 11, 12 और 13। एनी फॉरेन इनकम, कोई भी फॉरेन इनकम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बड़े सवाल आते हैं इसमें से, ये सेक्शन 51 में से, और साथ सेक्शन 50 में से भी बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। ये दोनों सेक्शन इस चैप्टर की जान है, सेक्शन 50 और सेक्शन 51, कमाल सेक्शन है ये। एनी फॉरेन इनकम डिराइव्ड बाय अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान who he was not a resident individual in 4 years preceding the year in which he became resident shall be exempt from tax in the year in which he became resident and in the following tax year। Page 293, question number 5। Page 293, question number 5। Under the provisions of Khalaji Ordinance 2001, compute the taxable income or loss under correct head of income in the following cases। Mrs. Rice, रईस की बीवी जुदा हो गई है अपने शोहर से ड्यू टू सर्टन डिसएग्रीमेंट। वो कहती थी 4 बजे का अलार्म लगाना है सुबह के लिए, ये कहता है 4:30 बजे का अलार्म लगाना है। ये डिसएग्रीमेंट बढ़ गया, मारा मारी हो गई। उन्होंने कहा चलो भाई छोड़ो, तू जुदा मैं जुदा। अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, जब ये जुदा हो रहे थे तो इनमें आपस में एक मुआहदा तय पाया। मेरी बेगम पुरानी
मेरी बेगम मैं तुझे एक घर दूंगा। सरताज ना करें कसम से, माय ओल्ड सरताज आर यू सीरियस, क्या आप मुझे एक घर देंगे? जी 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 मैं तुझे एक घर दूंगा और हर महीने तेरी तनख्वाह लगा देता हूं 1.5 लाख रुपया, बस तू जा, तेरी मेहरबानी। तो 2 मुआहदे हुए। नंबर 1 घर ले लो, बातें ना करें ना, कमेंट्स जो देने हैं बाद में एक दूसरे को दे दीजिएगा, फिर भूल जाते हैं। अच्छा, या एक तो तुम घर ले लो और साथ इतने पैसे ले लो और मुझे छोड़ दो। तो ये मुआहदा तय पा गया है। अब आप लोग हंस रहे हैं इस पे, ये तय पा गया है, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं ये बना के लाया। तो ये तय पा गया दोनों में। घर का वैसे मार्केट का किराया 50,000 रुपये है, घर भी शोहर ने दिया है और 1.5 लाख भी शोहर देता रहेगा, इसलिए दोनों अमाउंट्स माफ हैं, सपोर्ट पेमेंट में आएंगी। ये घर भी शोहर ने दिया है और 1.5 लाख भी शोहर देता रहेगा। हाँ वो बात अपनी जगह कि घर का मार्केट का किराया 50,000 है, मार्केट में चढ़ा तो नहीं दिया ना इसने किराए पर, किराए पे चढ़ा दिया होता तो इनकम प्रॉपर्टी आती, मार्केट पे रेंट आउट नहीं दिया। वैसे सवाल ने ना तंग करने के लिए इसने बताया कि मार्केट का किराया इतना है। शोहर की तरफ से बस 2 चीजें मिली हैं। नंबर 1 घर मिल गया और हर महीने इसके घर कितने पैसे पहुंच जाया करेंगे। ये दोनों बेनिफिट्स माफ हैं, बिकॉज हम लिख के आएंगे एनी अमाउंट रिसीव्ड एज सपोर्ट पेमेंट टू लिव अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट विल बी कंसिडर्ड एज एग्जेम्प्ट, देयरफॉर द हाउस प्रोवाइडेड एज वेल एज द सपोर्ट पेमेंट ऑफ 1.5 लाख पर मंथ विल ऑल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अच्छा वो ना अहमद ने भी अपनी बीवी को तलाक दे दी है, तो रईस की बात तो ख़त्म होगी ना। रईस ने 2018 में दी थी, तो 2018 में इनकी क्या वजह थी, इनकी वजह मैं बताता हूँ, मैं पता करके आऊँगा कल इनकी क्या वजह थी। यार बात सुनो यार, इसके सवाल सुनो। हाँ 1 जुलाई बीवी डोमिनेंट थी बहुत, ये वजह थी। हाँ 1 जुलाई 2021 अहमद की बीवी जुदा हो गई है अहमद से एंड डिसाइडेड टू लिव अपार्ट। तू सिल्ला वाली तो मैं मियाँ वाली, बस जुदा जुदा। विद 6 year old सन, ये जो हमारा बेटा है ये मैं लेके जा रही हूँ, तो पंगे ना करना ज़्यादा, पंगे ना करना ज़्यादा, बोला तुम्हें पता है मेरा। फुल स्टॉप। बिलो आर द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द क्लॉजेस फ्रॉम द एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। जाते जाते ये चीज़ें तय पाई हैं। वैसे अहमद शर्मिंदा ही करो, रईस ने अपनी बीवी को 1.5 लाख रुपया लगाया था हर महीने और तुम मुझे सिर्फ 50,000 रुपये दे रहे हो हर महीने। चलो ठीक है, आगे चलो आगे चलो। अच्छा ये मुन्ने की स्कूल फीस भी तेरे ज़िम्मे है। अहमद तेरी ऐसी की तैसी, देखें तेरे साथ में जो शादी से पहले करती थी वही बाद में भी करूँगी, इतनी क्लास लूँगी तेरी घर आके सब मोहल्ले में, बच्चे की फ़ीस भी तेरे ज़िम्मे है। तो अहमद कहते हैं जा तू एक बारी जा, फीस मेरे ज़िम्मे। मिस्टर अहमद विल कंटिन्यू टू पे फीस ऑफ 10,000। अहमद साहब बच्चे की स्कूल फीस देते रहेंगे 10,000 रुपया। तुम्हें खुशखबरी सुनानी थी, एक दुकान तुम्हारे नाम लगा रहा हूँ। तुमने मुझे बहुत बर्दाश्त किया 6-7 साल, अब ये दुकान तुम्हारे नाम लगवा रहा हूँ मैं। मिस्टर अहमद विल ट्रांसफ़र द ओनरशिप ऑफ अ शॉप। ये दुकान तुम्हारे नाम लगवा रहा हूँ मेरी बीवी, इन अ स्पाउसेस नेम। दो तीन बीवी हैं, स्पाउसेस नहीं, अपॉस्ट्रॉफी वाला इससे। शॉप वॉज ऑलरेडी इन यूज बाय किराएदार। ये वैसे शॉप पहले से कोई किराएदार इस पे रहता है जिसका किराया 88,000 रुपये पर मंथ है। वैसे जो अहमद की बीवी है ना, उसको किराया तब से मिलना शुरू होगा जब उसके नाम लग जाएगी ये शॉप, और अल्लाह का शुक्र है तलाक होने के 2 महीने बाद ही इसके नाम लग गई दुकान। ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, जैसी तलाक हुई, तलाक होते ही 2 महीने बाद, तलाक भी देखें साल के पहले दिन दे दी है। ये सही टैक्स पढ़ते थे दोनों। नया टैक्स ईयर शुरू होते ही उसने, नया चांद चढ़ते ही उसने कहा चल हुई, चल फारग। तो ऑन 1 सितंबर 2001 को ओनरशिप ऑफ द शॉप वॉज ट्रांसफर्ड इन हर नेम। ओनरशिप उसके नाम लगवा दी गई है। तो 1 सितंबर से लेके 30 जून तक कितने महीने बनते हैं? 10 महीने। तो 10 महीने का रेंट बनेगा 8,80,000, क्योंकि 1 महीने का रेंट है 88,000, और रिपेयर अलाउंस इसमें से माइनस करेंगे तो डेट विल बी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी।
एक बार याद रखिएगा, 3 चीजें शोहर की तरफ से मिल रही हैं वो माफ है, एक चीज किराएदार की तरफ से मिल रही है वो टैक्सेबल है। शोहर की तरफ से जो भी बेनिफिट मिलेगा वो माफ होगा। शोहर की तरफ से हर महीने 50,000 मिल रहे हैं, ये माफ है। शोहर की तरफ से 10,000 बच्चे की स्कूल फीस मिल रही है, ये माफ है। शोहर की तरफ से दुकान मिल रही है, ये भी माफ है। दुकान का किराया मिलने के बाद कमा रही है, ये इसकी जाती इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, ये माफ नहीं होगी, ये टैक्सेबल होगी, क्योंकि ये शोहर की तरफ से नहीं मिल रही। ये शोहर की तरफ से दुकान मिली थी, दुकान के ऊपर जो किराया मिल रहा है डेट इज नॉट फ्रॉम शोहर, ये शोहर की तरफ से नहीं मिल रहा। डन। अच्छा, अब आप हजरात इसका सोल्यूशन बता दें क्या होंगे। एनी अमाउंट रिसीव्ड as a support payment under an agreement to live apart shall be exempt from tax. Therefore, rupees 50,000 received every month from his husband will be exempt from tax, as well as rupees 10,000 in respect of son's monthly school fees will also be considered as exempt, and the shop received by husband will also be considered as exempt. However, the rental income from shop will not be exempt from tax. And rupees 88,000 multiplied by 10, 8,80,000 will be chargeable to tax after deducting repair allowance of 1,76,000. पढ़ें जी solution. Any income received by a BV as support payment under an agreement to live apart shall be exempt from 50,000 अहमद की बीवी को मिला है वो भी माफ़ होगा। सिमिलरली स्कूल फीस मिली है 10,000 वो भी माफ़ होगी। एक फिक्रा ऐड कर लें, शॉप रिसीव्ड विल ऑल्सो बी एग्जेम्प्ट। शॉप रिसीव्ड भी माफ़ होगी। फेयर वैल्यू ऑफ शॉप रिसीव्ड, फेयर वैल्यू ऑफ शॉप रिसीव, फेयर वैल्यू इस सवाल में गिवन नहीं है। फेयर वैल्यू ऑफ शॉप रिसीव्ड विल ऑल्सो बी एग्जेम्प्ट। शॉप की जो फेयर वैल्यू है वो भी माफ होगी। हाँ, जो रेंट रिसीव हो रहा है ना, रेंट रिसीव फ्रॉम शॉप विल बी कंसिडर्ड एज इनकम, ये इनकम होगा। Rent received from shop will be considered as income of Mrs. Ahmed and it will be classified under the head income from property of Mrs. Ahmed. The rent amount will be included in income from the date of transfer of ownership of shop. Total amount to be included is 88,000 multiplied by 10. Done? ठीक है जी, over.